नमस्कार साथियों, डियर स्टूडेंट्स। मेरी इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस को रीडिंग करते हुए करूंगा। बीच में आप वीडियो को पॉज करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्विज़ मिल जाएगा इन्हीं 10 क्वेश्चंस का। आप उसको एक बार अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग फिल करके देखें, आपको अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और देन डिस्क्रिप्शन के साथ में मैं फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे ज्ञात किया गया है। तो साथियों, मैं हूं CA हेमंत कडुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेठ मथुरादास बिनानी गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथद्वारा, राजसमंद, राजस्थान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चंस जो हैं मैंने नेट के प्रीवियस एग्जाम्स से लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस कॉमर्स के नेट के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं वो उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ में लिया है वो है मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपके सामने दो कॉलम दिख रहे हैं। इन दो कॉलम से आपको बताना है एसिड टेस्ट रेशियो इनसे किससे रिलेटेड रहेगा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इधर के जो चार पार्ट दे रखे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एनालिसिस। इसको आपको मैचिंग करके जो आंसर हैं इसमें कोड वाइज आपको बताना है ABCD इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट ऑफ एजर्शन एंड रीजन, तथ्य और कारण, इंडिकेट द करेक्ट कोड। अब एजर्शन क्या कहता है, फ्रॉम द मार्जिनल कोस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू द मार्जिनल कोस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस। और उसका रीजन बता रहा है क्वेश्चन, इफ द मार्जिनल कोस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस इट शुड बी परचेज्ड रादर देन मैन्युफैक्चर्ड। तो आप ट्राई करेंगे और क्विज में आंसर देख के बताएंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। कोड जो आंसर देने हैं आपको वो ये हैं कि बोथ A एंड R करेक्ट, A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट, एंड C है A इज नॉट करेक्ट, R इज करेक्ट, बोथ A एंड R इज इनकरेक्ट। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आज का इस सीरीज का है, एजर्शन दिया है रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज द मेजर सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू टिल टैक्स रिफॉर्म वर टेकन ड्यूरिंग 90s। इसका रीजन जो इन्होंने दिया है, ट्रेडिशनली इंडियाज टैक्स रिजीम रिलाइड हैवीली ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड एक्साइज। अगेन आपको आंसर देना है, both A and R correct, but R is not the correct explanation of A. B ये बता रहा है A is correct but R is not correct. C ऑप्शन दे रहा है both A and R correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R are incorrect. क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है, match the items of list 1 with list 2 and indicate the code of correct matching. कॉलम नंबर 1 में, लिस्ट 1 में प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटाइटी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसको कंपेयर आपको बताना है कौन सा किससे रिलेटेड है। लिस्ट 2 में आपको इनसे रिलेटेड डिटेल्स बताई गई हैं। वैल्यूइंग प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ये किस कंसेप्ट से रिलेटेड है आपको बताना है। रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किस कंसेप्ट से रिलेटेड है आपको बताना पड़ेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। वैल्यूइंग इन्वेंटरीज एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज लेस। तो इनको कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हुए आपको कोड वाइज बताना है कि कौन सा किस कोड से रिलेटेड है, मैचिंग आपस में करवानी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। व्हेन, पहला ए बोल रहा है, व्हेन ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट री इश्यूड द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट
will also show as credit balance equals to the gain on forfeiture of shares not yet reissued. B option है loss on reissue of share cannot be more than gain on forfeiture of those shares. At the time of C option है at the time of forfeiture of shares securities premium is debited along with share capital when premium has not been received. D ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का when forfeited shares are issued at premium the premium amount is credited to capital reserve account. कौन सा ट्रू नहीं है आपको टिक करना होगा। 6th क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी। क्योंकि मैंने पुराने पेपर से लिया है तो पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो एप्लीकेबल हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। AS 11 लगेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए, 21 लगेगा, 22 लगेगा या 23 लगेगा, आपको टिक करेक्ट पे आंसर बताना है। 7th क्वेश्चन अगर हम देखें अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट इज, आउटगोइंग पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो किस नाम से आप लिखेंगे, लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल या लोन, आपको ये बताना है। 8th क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मीन्स गलत बताना है रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ए ऑप्शन है मीन, मीडियन एंड मोड ऑलवेज कोइंसाइड। बी ऑप्शन है विद इन plus or minus 1.96 standard deviation limit from mean value the area under the distribution is 99% of total area. C option दिया है the area under the normal curve represent probabilities for the normal random variable and the total area for the normal probability distribution is 1. For every pair of values of mean and standard deviation the curve of the distribution is bell shape and symmetric. तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा गलत है। 9th क्वेश्चन मैंने लिया है if unexplained variation between variable x and y is 36% means 0.36 what is the coefficient of correlation between the variables। और ऑप्शन में आपको चार दिए हैं 0.36, 0.64, 0.60 and 0.80। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, a researcher wants to test the significance of difference between the average performance of the total small sized sample when the information of the population standard deviation is not available, which one of the following hypothesis testing is suitably used। चार टेस्ट आपके ऑप्शन में है, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट। अब आप इस वीडियो को पॉज करके और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो क्विज दिया है आप उसको फिल करके एक बार अपने नॉलेज को टेस्ट कर लें और जो क्विज का आंसर हो वो सामने रखकर अब अपने जो मैं डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको और आंसर भी बता रहा हूँ उसको साथ में देखते जाइए। तो चलिए चलते हैं अब आंसर्स की तरफ और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे अगेन पहले क्वेश्चन से। तो डियर स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था हमारा मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड दोज विद लिस्ट 2। तो चलिए सबसे पहला जो एसिड टेस्ट रेशियो दिया है ये करंट रेशियो, क्विक रेशियो का दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो है और ये दोनों रेशियो लिक्विडिटी से रिलेटेड हैं। तो एसिड टेस्ट रेशियो जो है वो लिक्विडिटी से लिंक करेगा, मीन्स ए का लिंक होगा 3 से। डेट सर्विस कवरेज रेशियो यहाँ थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, हमें लग सकता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी हो सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकता है। लेकिन जब आप देखते हैं नेक्स्ट डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का एक पार्ट है, 100% रेशियो है। इट मीन्स ये हो गया कि डेट इक्विटी रेशियो को हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताना होगा। पर अगर हम ध्यान दें बी पॉइंट पे डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसे क्योंकि ये इंटरेस्ट से रिलेटेड भी है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक कर सकते हैं। तो बी पॉइंट का पार्ट रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस और डेट इक्विटी रेशियो हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में सी को लिंक करेंगे 4 से। एंड लास्ट वन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो बिजनेस की एक्टिविटी रेशियोज जो होते हैं
स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड एक्टिविटी रेशियो से रिलेटेड है, तो डी पॉइंट जो है वो 2 से लिंक करेगा, मीन्स ए 3 से 3 1 4 2, डी पॉइंट हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, अब आपको बताना इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। चलिए देखते हैं। पहला जो तथ्य इन्होंने दिया कि फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग का पार्ट ले रहे होते हैं तो वहाँ पे आता है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को हम परचेज प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। यस, हम कंपेयर करते हैं। हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करें या मार्केट से परचेज करें, उसके लिए हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, और को कंपेयर करते हैं परचेज प्राइस से। इन दोनों में से जो कम होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन होता है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कम आई तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे और परचेज प्राइस कम आई तो हम बाय करेंगे। रीज़न को आप देखिए, जो मैंने अभी आपको कहा मार्जिनल कॉस्ट कम होगी तो हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो जो रीज़न है वो कह रहा है इफ़ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस इट शुड बी परचेज, नो इट शुड बी मैन्युफैक्चर। और अगर परचेज प्राइस कम आती है तो फिर हम उसको परचेज करेंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में अगेन हमारे पास में एजर्शन और रीजन है। एजर्शन क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस was major sources of tax revenue till tax reform were taken during 90s. Dear students, 90s वाले एरिया में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स तो शुरू से रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू था वो मेजर सोर्स था सरकार को, और आज भी है। दूसरे हमारे पास अवेलेबल जो थे टैक्सेस जो थे वो बहुत कम लेवल पे थे। मेजर जो कलेक्शन था वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से था और सेकंड कलेक्शन डायरेक्ट टैक्सेस से था। रीजन, ट्रेडिशनली इंडियाज टैक्स regime relied upon heavily on the indirect taxes including custom and excise। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जीएसटी से पहले कस्टम एंड एक्साइज और सर्विस टैक्स लेविएबल थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा सरकार को डिपेंड रहना होता था। तो यहाँ ये अर्थ हो गया कि एजर्शन और रेवेन्यू हमारे दोनों करेक्ट हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है आर का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। मीन्स इसका आंसर सी होगा, करेक्ट रहेगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। मैच द आइटम्स ऑफ द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो आपको मैचिंग करवानी है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटाइटी आप लोग जानते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग बताया गया है। तो तीसरे पॉइंट को अगर आप पढ़ेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर इज शोन एज लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। बिजनेसमैन को क्योंकि हम सेपरेट एंटाइटी ट्रीट करते हैं, बिजनेस अपने आप में एक अस्तित्व रखता है, तो बिजनेस से बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है, बिजनेस में उसे हम लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी में जाता है। इस वजह से ए का आंसर साथ में 3 रहेगा। तो जैसे आप आंसर में देख सकते हैं कि ए के साथ 3 ए बी सी ए बी डी 3 ऑप्शन में है। फिर चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो है वो फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को अभी से एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। आपको किसी भी तरीके का फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने से मना करता है। अब जब आप लिस्ट 2 में देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो आपको मिलेगा वो 4th नंबर मिलेगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हम हमारी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर मार्केट प्राइस कम हो गई है तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा स्टॉक जो है वो मार्केट प्राइस पे रहे, ताकि जो लॉस फ्यूचर में हो सकता है उसका प्रोविजन हम अभी से बना सकें। नेक्स्ट आता है सी, प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। मुद्रा में जिस चीज का मापन किया जाता है उसी को हम लोग लेखांकन में लिखते हैं। जिस चीज का मनी में मेजरमेंट नहीं होता हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। माना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए,
लेकिन क्योंकि ये मनी मेजरमेंट में नहीं आती है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, तो सी का लिंक हो रहा है सेकंड से। लास्ट डी पॉइंट देखें आप, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो कि प्लांट एंड मशीनरी और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है, टेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, वैल्यूइंग प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन मीन्स ए सेपरेट एंटाइटी का लिंक हुआ थर्ड से, कंजर्वेशन का लिंक हुआ फोर्थ से, थर्ड फोर्थ, मनी मेजरमेंट का लिंक हो गया सेकंड से, थर्ड फोर्थ 2 1। तो जो हमारा आंसर होगा 3 4 2 1, इट मीन्स इसका आंसर बी करेक्ट होगा हमारे लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। When all the forfeited shares are not issued, जब हम हमारे forfeited शेयर सारे इश्यू नहीं करते हैं, तो जो forfeited अकाउंट का बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस सीडी जो हम निकालेंगे वो क्रेडिट बैलेंस होगा। और किस चीज का होगा, जो शेयर्स आपने इश्यू नहीं करे उन पे प्राप्त राशि जो आप ऑलरेडी फॉरफिट करके रखे हुए हैं वो क्रेडिट बैलेंस के साथ रहेगा, वो आपकी लायबिलिटी में रहेगा उसका बैलेंस। तो ये अमाउंट क्रेडिट बैलेंस इक्वल्स टू द गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स नॉट येट री इश्यूड, ये करेक्ट है, गलत नहीं है। चलिए बी पे चलते हैं। लॉस ऑन री इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी मोर देन द गेन ऑन फॉरफीचर ऑफ दो शेयर, ये भी आंसर सही है, क्योंकि जो फॉरफिट करते समय जितना प्रॉफिट हमने दिखाया है फॉर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, उतना ही लॉस री इश्यू पे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये आंसर भी ट्रू है, पर हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें नॉट ट्रू ढूंढना है। चलिए सी पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम इज डेबिटेड अलॉन्ग विद शेयर कैपिटल व्हेन प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव। यदि आपको शेयर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, जिन शेयर का आपने फॉरफिट किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है। तो ये भी अगेन ट्रू हो गया, और हमारे क्वेश्चन का आंसर नॉट ट्रू अभी भी नहीं आया। डी, when forfeited shares are issued at premium, the premium amount is credited to capital reserve। बिल्कुल नहीं, जो प्रीमियम पर जब शेयर इशू किए जाएंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही डाला जाता है, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो डी जो है वो करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, और हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा लिस्ट आउट ध्यान रखना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे पास पुराने वाले भी हैं, नए वाले भी हैं। तो पुराने वाले से अगर हम देखें, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो होल्डिंग कंपनीज के लिए बनाई जाती है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 एप्लीकेबल होता है, इसका आंसर बी करेक्ट होगा। और अगर आपको नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से याद करना हो तो इंड एस 110 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड है। 7th क्वेश्चन जो आपसे इस सीरीज में पूछा गया है, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन एज बैलेंस शीट। आउटगोइंग मीन्स रिटायरिंग पार्टनर अगर जा रहा है तो अब वो कैपिटल का हिस्सा हो नहीं सकता। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जाएगा जरूर, लेकिन वो एसेट्स में जा नहीं सकता, लायबिलिटी में जाएगा जरूर, लेकिन लायबिलिटी में आपको एक पर्टिकुलर टर्म उसको देनी होगी, जो कि होगा दैट रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो वो डी में चला जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा लोन, डी आंसर। 8th क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आपको गलत ढूंढना है, तो चलिए मैं आपको चारों जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप में होता है, आप लोग जानते हैं। ए, मीन मीडियन मोड ऑलवेज कोइंसाइड। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर लाइन होता है, जब वहाँ पॉइंट बनता है, वो मीन मीडियन और मोड तीनों का होता है, तीनों इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये आंसर सही है, फॉल्स नहीं है। बी पे चलते हैं, तो बी पे इन्होंने कहा विद इन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन लिमिट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इज 99%। यहाँ ये गलत बता रहा है, क्योंकि 95% लिमिट, जो 95% प्रोबेबिलिटी पे जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल देखते हैं, तो वहाँ पर जो वैल्यू है वो है 1.96। 95% पर, 99% पर ये वैल्यू 2.56 हो जाती है। तो इट मीन्स ये हो गया कि 1.96 पे 99% नहीं होता। हमारा जो आंसर है वो बी है। लेकिन हम लोग सी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल
and the total area for the normal distribution is 1. सेंट्रल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 50% प्रोबेबिलिटी दोनों तरफ होती है, मीन्स 50% लेफ्ट हैंड साइड 50% राइट हैंड साइड। जब इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो वो 1 हो जाएगा, इट मीन्स सी करेक्ट आंसर है। और लास्ट डी जो इन्होंने कहा है, फॉर एवरी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन द कर्व ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक। जैसे जैसे हम प्लस माइनस दोनों तरफ इंक्रीज करेंगे, चाहे 1 1 दोनों तरफ लें या 2 2 दोनों तरफ लें, तो वो बेल शेप और सिमेट्रिक ही रहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बेल शेप बनाते हैं हमेशा। इट मीन्स ये हो गया कि ये डी बी करेक्ट है, इट मीन्स हमारा आंसर बी हुआ जो कि फॉल्स है। तो याद रखिए 1.96 95% पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th जो आपके सामने रखा गया है, इफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 36% 0.36, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। क्योंकि हमें कोरिलेशन पूछा गया है और क्वेश्चन में हमें अनएक्सप्लेन्ड दिया गया है, तो आप एक काम करिए एक्सप्लेन्ड निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? अनएक्सप्लेन्ड 0.36 है तो एक्सप्लेन्ड कितना हो जाएगा? 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड, 1 माइनस 0.36 कितना बचा? 0.64। और उसका जब आप अंडर रूट निकाल लेंगे तो 0.80 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। Last question, a researcher wants to test the significance of the difference between the average performance of 2 small size sample, पहली बार 2 small size sample, when the information of the population standard deviation is not available. Which one of the following hypothesis testing is suitably used? जब हम स्मॉल सैंपल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट और टी टेस्ट रहता है। जेड टेस्ट और एफ टेस्ट आप लार्ज सैंपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब काई स्क्वायर और टी टेस्ट की बात करें तो क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं दो सैंपल के एवरेजेस परफॉर्मेंस की, तो जहां आपने एवरेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एवरेजेस निकाल रखे हैं, तो उन एवरेजेस दो सैंपल के स्मॉल सैंपल के एवरेजेस के बीच में डिफरेंस निकालने में सही जो हमारा टेस्ट रहेगा वो टी टेस्ट होता है। तो आप इसका आंसर टी टेस्ट करेंगे, डी आंसर करेक्ट है। तो साथियों मेरे ख्याल से आप लोगों को जो मैंने 10 क्वेश्चन एंड आंसर की ये सीरीज बताई है आपके लिए हेल्पफुल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।